इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे ब्रेन से रिलेटेड रोग अल्जाइमर्स, है ना। अल्जाइमर्स रोग क्या होता है ना। इसके आविष्कर्ता कौन थे, यानी इस रोग के बारे में किसने पता लगाया था, कब पता लगाया था, और फिर इस रोग के होने का कारण क्या होता है, वैज्ञानिक पहलू पर हम विचार करेंगे साथ में, और फिर इसके कारण के अलावा इनके लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं, और फिर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इनको ठीक करने में मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्जाइमर्स, है ना। अल्जाइमर्स वैज्ञानिक अलियास, है ना, अलियास अल्जाइमर, है ना। अलियास अल्जाइमर्स नामक वैज्ञानिक ने इस रोग की खोज किया था और 1906 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही आपको पता लगाया था इस रोग के बारे में। और इसकी अगर हम सही रूप से देखें अल्जाइमर रोग होता क्या है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है ना। एक ऐसी मस्तिष्क की बीमारी जिसमें याद रखने की क्षमता, सोचने एवं समझने की क्षमता कम होने लगती है और व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। लेकिन ये सभी क्रियाएं धीरे 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 आपको होती हैं, यानी आपको मस्तिष्क की वैसी बीमारी जिसमें याद रखने की क्षमता, सोचने की समझने की क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और फिर व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। इसको कहते हैं हम अल्जाइमर्स। एक और रोग आता है आपको डिमेंशिया, है ना। डिमेंशिया के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डिमेंशिया रोग क्या होता है। इसमें भी आपको लक्षण ऐसे ही दिखते हैं, यानी ये एक डिमेंशिया रोग नहीं है ना। ये आपको कई रोगों का एक समूह है, लक्षणों का समूह है। जैसे आपको याददाश्त, सोचने समझने, निर्णय या व्यवहार की क्षमता में कमी होने लगती है, जिसको हम आपको डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। इसमें आपको कई तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। और अल्जाइमर जो है यह एक डिजीज है, एक रोग है ना। और इसमें डिमेंशिया के जैसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी इस बीमारी के कारण, अल्जाइमर के कारण आपको डिमेंशिया के जैसे लक्षण, जैसे आपको सोचने समझने की और याददाश्त की कमी होना और फिर आपको व्यवहार की क्षमता में कमी होने लगना, कहलाता है आपको अल्जाइमर। अब कारण हम देखेंगे किस कारण से ये बीमारी आपको उत्पन्न होती है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में लाखों अरबों की संख्या में न्यूरॉन है ना। और ये न्यूरॉन एक दूसरे को संदेश भेजने का कार्य करते हैं और यही न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं और यही आपको न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन का निर्माण भी करते हैं और फिर हमें सोचने समझने, याद रखने और किसी कार्य की क्षमता, योजना बनाने, यानी इन सभी क्रियाओं को, इन सभी आपको लक्षणों को नर्वस सिस्टम के माध्यम से मिलकर कार्य करता है। न्यूरॉन, ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल्स है वो नर्वस सिस्टम से मिलकर हमें सोचने समझने, याद रखने या किसी कार्य की योजना बनाने की क्रिया को आपको नियंत्रित करता है, संग्रहित करता है।
संग्रहित करता है और ये ब्रेन के अलग अलग भाग में संग्रहित करता है। सोचने की क्षमता अलग, फिर समझने की क्षमता, याददाश्त करने की क्षमता अलग, है ना। सभी ब्रेन में ही आपको न्यूरॉन सेल्स के माध्यम से ही वहां आपको संग्रहित किया जाता है। अगर इन न्यूरॉन सेल्स पर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो फिर ये रोग, क्या गड़बड़ी, है ना। इसमें सबसे आपको इस न्यूरॉन सेल्स पर प्रोटीन का एक लेयर, एक कचरा जमा हो जाता है ना। और ये न्यूरॉन सेल्स जो है आपको संदेश पहुंचाने में या आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। किस कारण? कचरा, प्रोटीन का कचरा जम जाने के कारण इस पर, है ना। ये आपस में बातें करना भूल जाते हैं और धीरे धीरे ये नष्ट होने लगते हैं और साथ ही ये ब्रेन में सिकुड़न पैदा होने लगती है और धीरे धीरे याद, आपको सोच और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। और किस कारण से? आपको ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स पर प्रोटीन की कचरा जम जाने का। अब कौन कौन से प्रोटीन का कचरा होता है जो न्यूरॉन सेल को आपको सूचना को आदान प्रदान करने में बाधित होता है, उसको आपको रोकता है? कौन? एमाइलोड, एमाइलोड, है ना। एक आपको एमाइलोइड प्लग, एमाइलोइड प्लग और बीटा एमाइलोइड, बीटा एमाइलोइड प्रोटीन। ये प्रोटीन का नाम है बीटा एमाइलोइड प्रोटीन। जो है इसका प्लग बन जाता है किस पर? आपके न्यूरॉन सेल्स पर, है ना। और फिर आपका सूचना देने में वो सक्षम नहीं हो पाता है ना। बीटा सेल्स का एक प्लग यानी एक लेयर बन जाता है ना। और फिर जिसके कारण वो आपका न्यूरॉन सेल्स जो है आपको सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है। और दूसरा प्रोटीन होता है टाउ टेगल्स, है ना। टाउ टेगल्स है ना। ये जो है प्रोटीन है, ये इसके पतले धागेनुमा संरचना होती है और एक जाल बना देते हैं, उलझ जाते हैं और उसी आपको ये उलझ कर आपको फिर न्यूरॉन सेल्स को सूचना का आदान प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। और फिर एक आपको रासायनिक संदेशवाहक, जो मुख्य रूप से आपको ये रासायनिक संदेशवाहक कौन होता है ना। एसिटाइल आपको कोलिन, है ना। एसिटाइल कोलोइन, है ना। ये आपका एक रासायनिक संदेशवाहक है ना। और ये जो है न्यूरॉन सेल से ही इसका प्रोडक्शन होता है ना। तो ब्रेन के किस भाग के न्यूरॉन सेल्स द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है ना। आपको जो आपका ब्रेन का हिस्सा याददाश्त एवं सीखने के लिए जरूरी होता है ना, उस भाग के न्यूरॉन सेल्स इसका प्रोडक्शन करते हैं और फिर इसी के द्वारा आपका संदेश न्यूरॉन सेल्स के द्वारा आपको भेजा जाता है ना। और कभी कभी अल्जाइमर रोग में इस आपका संदेशवाहक इस केमिकल का आपका कम प्रोडक्शन होता है या नहीं प्रोडक्शन होता है, तो फिर आपका सूचना का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। और कुछ फैक्टर हैं, जैसे आपको एज फैक्टर है, जैसे आपको किसी व्यक्ति का एज 60 प्लस या
65 के आसपास होंगे तो फिर उनकी याददाश्त आपको कम हो सकती है ना, उनको अल्जाइमर के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कुछ जेनेटिक्स होते हैं, है ना, वंशानुगत होते हैं, जो उसमें भी आपको इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। जीवन शैली में आपको, जीवन शैली जिसका सही नहीं है ना, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, मोटापा है, शारीरिक निष्क्रियता है, फिजिकल वर्क कोई नहीं कर पाता है ना, तो उस व्यक्ति को भी अल्जाइमर होने की संभावना हो सकती है। सिम्टम आपको क्या क्या देखने को मिलेगा लक्षण, है ना, मेमोरी लॉस, है ना, नई स्थिति या कोई अभी बात हम आपको सीखे हैं या कोई चीज सीखे हैं या कोई हमसे बात किया है या कोई घटना हमारे साथ घटी है तो तुरंत हम भूल गए, या भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, तारीख की समस्या आ गई कि हाँ किस तारीख को, तारीख हमको याद नहीं पड़े किस तारीख को उसका डेथ हुआ था, है ना, 5 को हुआ था या 6, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। समय यानी और आपको स्थान, माने हम आपको उस स्थान पर गए थे भूल गए, गए थे कि नहीं गए थे हमको याद नहीं है। और फिर आपको निर्णय लेने में कठिनाई, है ना, छोटे छोटे फैसले हम नहीं ले पाते हैं, है ना, असमर्थ हो पाते हैं। और भाषा में आपको बदलाव होने लगता है, बातचीत के सिलसिले के दौरान, है ना, सही बात कोई नहीं कह पाते हैं, याद नहीं पड़ रही, उस शब्द को हम याद नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, है ना। और फिर आपको सामान अगर आप कहीं रख दिए फिर भूल गए कहाँ रखा हुआ है, ये सभी आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको अल्जाइमर में, है ना। और कभी कभी जब ये जब ज्यादा आपको प्रभावी हो जाता है तो नींद में भी कमी होने लगती है, चिड़चिड़ापन, है ना, सगा संबंधी से अच्छा हम पहचान करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं, है ना, ये सभी आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि इन रोगों को ठीक करने में कैसे मदद करती है, देखिए पॉजिटिव फैक्टर देखना, कारण देखना है ना। तो इसमें मुख्य कारण में जैसे आपको किसी के अगर मानते हैं वंशानुगत कारण तो उसको हम नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करके हम आपको इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को डायबिटीज है उसको रोग को कंट्रोल करके हम कर सकते हैं। मोटापा, फिजिकल वर्क हम एक्सरसाइज बताकर भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ जो इसमें आपको मददगार होती है, सबसे पहले आपका S1 है ना, S1 और आपको F1 जो आपकी नर्व की मेडिसिन है, और आपको S1 जो आपको जनरल मेडिसिन है जो आपको मेमोरी पावर को बढ़ाने में आपको सक्षम करती है। ये आपको दोनों फर्स्ट डाइल्यूशन में आप देकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और फिर दूसरे नंबर में आपको S1 प्लस A3 है ना, A3 को भी हम आपको इसमें मदद ले सकते हैं, है ना, दोनों को फर्स्ट डाइल्यूशन में देकर। और ब्रेन की मेडिसिन है आपको C1, इसमें आप C1 को भी आप जोड़ सकते हैं। C1 को आप थर्ड डाइल्यूशन में, C1 को थर्ड डाइल्यूशन में आप जोड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑइंटमेंट है ना, आपको S5 प्लस C5 प्लस आपको WEN का आप ऑइंटमेंट आपको D4 से बनाकर, है ना, D4 से ऑइंटमेंट बनाकर आप ब्रेन के ऊपरी वाले हिस्से यानी माथे पर, स्कल पर आप लगा सकते हैं, है ना, आपको इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी रोग के हिसाब से, जैसे मानते कारण के हिसाब से हम इनका आपको ट्रीटमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों के माध्यम से। विशेष किसी अन्य दिन अगले चैप्टर में फिर इसकी हम चर्चा करेंगे और इसके रोगों को फिर इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों के माध्यम से हम विस्तृत इस पर नॉलेज हम देंगे अन्य किसी क्लास में।